अब ये बात हो रही है लाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम की, ठीक है। तो इसमें हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करेंगे। तो जी अगर हम यूनिवर्स का नेट कर्वेचर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स की शेप कैसी है, कर्व्ड है, ओपन ज्योमेट्री है यूनिवर्स की, फ्लैट ज्योमेट्री है यूनिवर्स की, जो है वो क्या है, या क्लोज ज्योमेट्री, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमें यूनिवर्स का मास टोटल पता होना चाहिए, ठीक है। मास टोटल पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, सही है। और मतलब इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं, मगर अगर सिग्निफिकेंट मास जो है वो, जैसे कि हमने पीछे बात की कि मास जो है वो गैलेक्सीज के अंदर जो विजिबल मास है, और जो सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट, सारे ब्लैक होल्स, गैस, हर चीज को आप जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हमें नजर आता है मैटर, उसको मिला भी लें तो सिर्फ 1% मास बनता है, जो कि रिक्वायर्ड है फ्लैट यूनिवर्स के लिए। फिर हम क्या करते हैं, साथ डार्क मैटर को भी जब मिलाते हैं तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ 30% जो है ना वो मास बनता है। तो मगर यूनिवर्स का जो सबसे ज्यादा मास है वो कहीं और है, ठीक है, जिसको हम डार्क मैटर, जिसको हम डार्क एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो सारा जो ज्यादा मास है यूनिवर्स का वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में छुपा हुआ है, और हमें कोई क्लू ही नहीं है कि ये मुसीबत है क्या है, हमें कोई पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। यानी हम अगर सिर्फ विजिबल यूनिवर्स को यूनिवर्स समझ लें तो हमें ये समझ नहीं आएगी कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। इसीलिए आज साइंसदान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं, क्योंकि जब हमें समझ आ जाएगी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, तभी हमें समझ आएगी कि यूनिवर्स क्या है, क्योंकि 99% ऑफ द यूनिवर्स तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो फिर पीछे हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की भी बात की थी। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसको हम डिटरमिन कैसे करेंगे, क्योंकि हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में डिटरमिन कर सकते हैं उसकी शेप, मगर 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हुए 3 डायमेंशनल यूनिवर्स की ज्योमेट्री कैसे मेजर करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब एक बड़े सिंपल क्वेश्चन से हम शुरू होते हैं। हाउ वुड वी डिटरमिन इफ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ सरफेस वाज कर्व्ड इफ यू कुडंट गो अराउंड द अर्थ और कुडंट गो अबव इट इन अ सैटेलाइट एंड लुक डाउन। तो अगर आप सैटेलाइट या स्पेस में जाके जमीन को नहीं देख सकते थे, तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि आपका जो है, आपकी जमीन गोल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जहां से हम शुरू होंगे। चलें सर आगे। अच्छा, तो अब एक बड़ी मजे की बात है कि ये एक स्फेयर है, जमीन एक स्फेयर है, ठीक है। अगर इक्वेटर जो है उसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाए और आप सीधा इक्वेटर से नॉर्थ में जाना शुरू कर दें 90 डिग्री पे, इक्वेटर के साथ आपका एंगल 90 डिग्री का, आप चलते चलते नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे। और एक और बंदा जो कि किसी और जगह से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, यानी वो भी 90 डिग्री पे चलना शुरू कर दे, और आप दोनों जाके नॉर्थ पोल पे मिल जाएं, तो आपको पता चलेगा कि आपके 3 एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, तीनों के तीनों 90 डिग्री के हैं। यानी आपने जो इक्वेटर के साथ बनाया था वो भी 90 डिग्री का है, दूसरे ऑब्जर्वर ने जो इक्वेटर के साथ बनाया था वो भी 90 डिग्री का है, और आप जिस लाइन पे चल के आए हैं और दूसरा ऑब्जर्वर जिस लाइन पे चल के आया, इन दोनों लाइनों का जो आपस में जो है वो एंगल है वो भी 90 डिग्री। अब मजे की बात यह है कि ये एक ट्राइंगल के कितने होने चाहिए एंगल्स मिला के, 180 डिग्री। तो यहां पे आपके पास 270 डिग्री आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो क्या है, आपका जो जिस सरफेस पे आप चले हैं वो एक बॉल की तरह कर्व है, ठीक है जी। तो ये इसलिए ये चीज जो है ये हमें पता लग रहा है कि जमीन कर्व्ड है। तो अगर हम जमीन से ना भी उठें तो हम इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करके हमें 100% पता लग जाता है कि जमीन कर्व्ड है। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की वजह से ही हमें ये पता लग जाता है कि जमीन कर्व्ड है, ठीक है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस वो पहला एक साइंटिस्ट था जिसने 1820 में से 1830 के दौरान यूनिवर्स के कर्वेचर को जानने की कोशिश की। उसने बड़ी बड़ी जो वो थी, क्या उनको कहते हैं, पीक्स थी जो यूरोप की, उनके ऊपर जाके ऑब्जर्व किया और उसने कर्वेचर को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। मगर जाहिर बात है कि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी है ही नहीं थी कि वो कर सकता इसको कर। तो निकोलाई इवानोविच एक और था जिसने इसी तरह किया, मगर जाहिर बात है कि उस टाइम इतना ज्यादा उस टाइम भी नहीं था। उसने कहा कि जमीन जब अपने दो ऑपोजिट साइड्स पे होती है सन के, उस टाइम हम क्या करें, जो सीरियस है स्टार उसको दोनों उसको देखा जाए और उसके एंगल से फिर हमें ये पता लगेगा कि यूनिवर्स कितना कर्व्ड है या नहीं है। मगर जाहिर बात है कि ये भी
पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं थी। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो फ्लक्चुएशंस हैं। एक एक रेडिएशन है जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। वो रेडिएशन कब पैदा हुई? जब यूनिवर्स तकरीबन 3,80,000 साल उसकी एज थी। ठीक है, ये रेडिएशन जो है एब्सोल्यूट जीरो से कोई, मेरे ख्याल है कि कोई शायद 1 डिग्री ऊपर है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, आप एक दीवार पे लाइट मारते हैं, दीवार का एक रंग है। ठीक है, लाइट जो है वो वापस जब आपको आती है तो वो आपको उसका रंग दिखाती है। बेसिकली लाइट आपको हमेशा उस चीज की तस्वीर दिखाती है जिसने उसे एमिट करके और फिर छोड़ा होता है। जैसे कि दीवार है, दीवार क्या है, दीवार अब आपको अपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, जिसकी भी स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, बेसिकली ये स्क्रीन जो है लाइट को एमिट कर रही है आपकी तरफ। और लाइट को किस तरह एमिट कर रही है, ये लाइट जो है और जो जिस चीज से लाइट एमिट हुई है वो आपकी स्क्रीन है, और वो स्कैटरिंग सरफेस है जिससे लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, यानी आपने एक दीवार पे लाइट को शाइन किया तो लाइट जाती है, उस दीवार के जो एटम्स हैं उनसे इंटरेक्ट करती है, और उनसे वो जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर देते हैं और कुछ वेवलेंथ की लाइट को आपकी तरफ वापस भेज देते हैं। तो बेसिकली लाइट का ये इंटरेक्शन जो है, बेसिकली ये आपका, ये बेसिकली वो है। और जो लाइट आपको नजर आ रही है बेसिकली वो उस स्कैटरिंग सरफेस को शो कर रही है जिससे वो लास्ट टाइम इंटरेक्ट करके आई। तो यूनिवर्स जब शुरू हुआ तो एकदम बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बहुत ही हॉट था और डेंसिटी भी काफी हाई थी। ठीक है, उस टाइम यूनिवर्स का टेम्परेचर जो था वो बिलियंस ऑफ डिग्रीज में था। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स हैं वो जो हैं वो क्या उसको आप कहते हैं, एटम्स जो हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स उनसे अलग होते हैं और वो सिर्फ प्लाज्मा की शक्ल में रह सकते हैं। प्लाज्मा कैसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें न्यूक्लियस एटम्स के इलेक्ट्रॉन से अलग होते हैं और वो एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते। मगर ये जो प्लाज्मा की स्टेट होती है इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट के लिए ओपेक है। लाइट इसमें से, प्लाज्मा के पार लाइट नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि पहले 3,80,000 साल के दौरान यूनिवर्स काफी ठंडा होने लग गया और तकरीबन 3,80,000 साल के बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर जो था वो तकरीबन 3000 केल्विन तक आ चुका था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इन द एंड ये हुआ कि जब 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के मिलने लगे, तो ये जो गैसेस बनी ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट थी। और आखिरी बार जब लाइट एमिट हुई, पहली बार जब यूनिवर्स में लाइट एमिट हुई, वो वक्त था जब यूनिवर्स में न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ, जिसको हम कहते हैं कि जब यूनिवर्स के अंदर एटम जब बने, न्यूक्लियोसिंथेसिस नहीं, एटम जब बने, वो एटम्स जब बने उस टाइम पहली बार लाइट एमिट हुई यूनिवर्स में। ये बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी थी उस टाइम इस लाइट की, इसका टेम्परेचर बहुत हाई था। मगर पिछले 13.8 बिलियन लाइट ईयर, 13.8 बिलियन ईयर्स के दौरान ये लाइट अपना सारा टेम्परेचर क्या कर चुकी है, खो चुकी है, और आज ये सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो से तकरीबन 2.75 केल्विन ऊपर है। ठीक है, बहुत कम इसका टेम्परेचर है। तो ये जो लाइट है, मेरा ख्याल है कि पूरी स्लाइड मैंने अभी उसी पे, हाँ इस पे ही रहे, तस्वीर पे ही, वो स्लाइड मेरे ख्याल अगली मैं एक्सप्लेन कर ही गया हूं। तो अब हमें पता है कि ये जो लाइट है या ये जो रेडिएशन है ये अपनी उस स्कैटरिंग सरफेस को शो करती है जो 380,000 ईयर्स पहले, 380,000 ईयर्स बिग बैंग के बाद वाली थी। ठीक है, तो जब हम इस लाइट को कैप्चर करके इसकी एक तस्वीर बनाते हैं तो असल में हमारे पास किस चीज की तस्वीर आ रही है, यूनिवर्स की 380,000 ईयर्स जब उसकी एज थी उस वक्त की तस्वीर आ रही है। तो ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो सबसे बड़े रेड स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं और येलो, विजिबल मैटर जो है यहां पे जमा हुआ है। ठीक है,
और जो ब्लू स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये बड़े बड़े वॉइड्स हैं इसके अंदर के जहां पे कोई गैलेक्सी कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तस्वीर है जो कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हमें देती है। तो ये बेसिकली बेबी यूनिवर्स की तस्वीर है। और बिल्कुल जिन जिन जगहों पे आपको ये रेड और येलो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, गैलेक्सीज इन्हीं जगहों पे बनी हैं। और जिन जगहों पे आपको ये डार्क ब्लू स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, यही वो जगह हैं जहां पे आज बड़े बड़े वॉइड्स हैं। ठीक है, जहां पे गैलेक्सीज नहीं है। हाँ, ये जो तीसरा पॉइंट है, द CMBR इज cosmic microwave background radiation is nothing less than the afterglow of the Big Bang. It provides another piece of direct evidence, in case any is needed, that the Big Bang really happened, because it allows us to look back directly and detect the nature of a very young hot universe from which all the structures we see today later emerged. जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, कि ये हमें बेबी यूनिवर्स की तस्वीर दे रही है। 1% ऑफ द स्टैटिक ऑन योर टेलीविजन इन ओल्ड डेज इज ड्यू टू CMBR. इट वाज लिटरली प्रेजेंट अंडर आवर वेरी नोजेस। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जब आप टीवी को बगैर एंटीने के, बगैर केबल कनेक्ट कराए ऑन करते हैं, तो उसके ऊपर जो स्टैटिक सारी होती है, वो जो एक शोर आ रहा होता है, उसमें 1% जो से कम कुछ जो है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। तो ये बेसिकली बिग बैंग की एक प्रिडिक्शन थी कि ये रेडिएशन हमें मिलेगी। ठीक है, और जब ये मिली तो ये बेसिकली इसको कहते हैं स्मोकिंग गन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि सामने थी हमारे, और हमें पता चला कि ये क्या है। तो सबसे पहले एक बूमरैंग का प्रोजेक्ट था जिसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को इस तरह डिटेक्ट किया कि उन्होंने नॉर्थ पोल पे ले जाके डिटेक्टर्स जो है वो डाल के और बैलून, हॉट एयर बैलून ऊपर छोड़े, और फिर 17 दिनों बाद जब वो बैलून वापस आया तो उसने आसमान के एक छोटे से हिस्से से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो ऑब्जर्व की थी। अच्छा, पीछे हम कर्वेचर ऑफ यूनिवर्स की बात करके आए थे पिछले चैप्टर के अंदर, और हमने शुरू में वो स्फेयर वाला एक्सपेरिमेंट को भी देखा कि स्फेयर वाला जो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा यूनिवर्स जो है वो अगर हमारा यूनिवर्स क्लोज्ड हुआ, तो क्लोज्ड यूनिवर्स के लिए क्या होगा कि आपको कुछ गैलेक्सीज और कुछ ऑब्जेक्ट्स या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर नजर आने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हॉटस्पॉट्स होंगे वो बड़े नजर आएंगे। फ्लैट यूनिवर्स में उनका नॉर्मल साइज होगा, और ओपन यूनिवर्स में उनका साइज छोटा होगा। जैसे पिछली स्लाइड के उसके अंदर मैं वो दिखाया था कि CMBR की तस्वीर में एक तरफ डॉट्स जो हैं वो छोटे थे, फिर दूसरी तरफ नॉर्मल थे, और तीसरी तरफ बड़े थे। ठीक है, तो अगर क्लोज यूनिवर्स होगा तो वो डॉट्स जो हैं गैलेक्सीज वाले वो काफी बड़े होंगे, अगर ओपन होगा तो वो बहुत छोटे होंगे, फ्लैट यूनिवर्स में बहुत कम मतलब सेम साइज के होंगे। अच्छा, तो ये है बेसिकली, देखें कि मैंने ये बताया था पीछे कि अगर यूनिवर्स क्लोज होगा तो ये रेड स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े नजर आपको आ रहे हैं। ठीक है, और ब्लू स्पॉट्स आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं। नॉर्मल यूनिवर्स के अंदर ब्लू स्पॉट्स आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं, और रेड स्पॉट्स और येलो स्पॉट्स भी सही नजर आ रहे हैं। मगर ओपन यूनिवर्स के अंदर आपको रेड स्पॉट्स बहुत बड़े नजर आएंगे और ब्लू स्पॉट्स बहुत छोटे नजर आएंगे। तो अब अगर आप ये देखें तो क्या होगा, अब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका यूनिवर्स क्लोज्ड है तो क्लोज्ड यूनिवर्स में क्या होगा कि गैलेक्सीज या विजिबल मैटर बहुत ज्यादा होगा। विजिबल मैटर की वजह से ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी, और जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी तो एक यूनिवर्स दोबारा से कोलैप्स कर सकता है क्लोज्ड यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। फ्लैट यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज इतनी बड़ी भी नहीं है और वॉइड्स भी बस सही हैं, तो ये यूनिवर्स जो है इन्फिनिटली एक्सपैंड करता जाएगा, मगर ये कभी भी क्या होगा, वो कोलैप्स नहीं होगा। मगर एक ओपन यूनिवर्स के अंदर जो है वो ब्लू स्पॉट्स ज्यादा बड़े होने चाहिए और छोटे होने चाहिए गैलेक्सीज वाले स्पॉट्स, इसलिए वो यूनिवर्स, उसमें डार्क एनर्जी बल्कि हमारे यूनिवर्स से भी बहुत ज्यादा होगी, और इन द एंड क्या होगा कि वो इन्फिनिटली एक्सपैंड करेगा, और शायद बहुत छोटे छोटे ही कोई गैलेक्सीज वगैरह बन सकें। और इवन के जिन केसेस में जो है ना ओपन यूनिवर्स का कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ओपन यूनिवर्स के अंदर एटम तक ना बने। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बात है कि कर्वेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हमारी सिचुएशन ये है। ठीक है, चलें जी सर, आगे चलें।
अच्छा, तो फिर डब्ल्यू मैप एक है, विल्किंसन मेरे ज़हन से निकल गया। डब्ल्यू मैप एक सैटेलाइट थी जो कि अमेरिका वालों ने छोड़ी थी, उन्होंने जो है इससे कंफर्म किया। डब्ल्यू मैप प्लॉट दैट इज एनालॉगस टू द वन शोन फॉर द बूमरैंग इमेज कंफर्म्स टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1% दैट वी लिव इन अ फ्लैट यूनिवर्स। तो हमने एक तो वेइंग द यूनिवर्स के जरिए भी ये कंफर्म किया कि हम फ्लैट यूनिवर्स में रह रहे हो सकते हैं एनर्जी डेंसिटी के मुताबिक। वो एक बड़ी कम्प्लेक्स चीज है, वो बल्कि मुझे खुद भी नहीं पता समझ कि वो किस तरह उन्होंने वेइंग द यूनिवर्स से निकाला। ठीक है, मगर ये जरा थोड़ा आसान सिलसिला है कि हमें पता लग जाता है कि यूनिवर्स कैसा है। तो जो कंप्यूटर मॉडल्स बने थे उनके मुताबिक हमें ये 100% पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फ्लैट यूनिवर्स वाली ज्योमेट्री शो करता है, इस वजह से हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। तो मास ऑफ गैलेक्सीज के जरिए भी, क्लस्टर्स के जरिए भी हमने फैक्टर ऑफ थ्री के जरिए हमें ये पता है कि जी जो हमारा यूनिवर्स है वो फ्लैट है। मतलब डार्क मैटर जो है वो तकरीबन उसके अंदर है, डार्क एनर्जी की फिर अभी बात आगे मेरे ख्याल है डार्क एनर्जी की बात इससे अगले चैप्टर में आएगी, फिर वो हम आपसे नेक्स्ट टाइम करेंगे। व्हाइल थ्योरिस्ट्स में हैव बीन पैटिंग देमसेल्व्स ऑन द बैक फॉर गेसिंग दैट द यूनिवर्स इज फ्लैट, almost no one was prepared for the surprise that nature had in store to resolve the contradictory estimates of the geometry of the universe coming from measuring mass versus measuring curvature directly. The missing energy needed to result in a flat universe turned out to be hiding right under our noses. तो अगले चैप्टर में फिर हम डार्क एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स के फ्लैट होने में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसका ही रोल नहीं है डार्क मैटर का या विजिबल मैटर का। सबसे बड़ा रोल जो यूनिवर्स के फ्लैट होने में है वो डार्क एनर्जी का है। तो डार्क एनर्जी को फिर हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट थर्सडे को डिस्कस करेंगे।